Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article which you are seeing here is important for GS Paper 3 Environment. बात यहाँ पर की जा रही है ग्रीन हाइड्रोजन की। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, आप देखेंगे गुजरात ऐसा पहला स्टेट बनकर निकल के आने वाला है कंट्री का जो ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग हब रिटेल के बारे में यहाँ पर बात करेगा इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। स्टेट ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, लाइक आप इसमें यहाँ पर नाम देख सकते हैं दैट यू विल सी रिलायंस, अडानी, एक्रोल मित्तल, टोरेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टील्स और बाकी चीज़ों में मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, दे हैव प्लेज्ड कि जितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होगा वो ग्रीन एनर्जी प्रोडक्ट्स में किया जाएगा और उसके लिए यहाँ पर एक क्लस्टर भी डेवलप करने की बात की जा रही है। अब देखिए जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो आपको याद होगा इंडिया ने ज़ीरो एमिशन कंट्री बनने का यहाँ पर टारगेट लिया है अंडर नेशनल डिक्लेयर्ड, आप याद करेंगे एनडीसी के अंदर इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन कंट्री बनकर निकल कर आएगा बाय 2070। वही कंट्री ने एक और एम रखा है कि वो अपना जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर देगी बाय दी 45% टिल 2030 और जितने भी सोर्सेज हैं उसके एनर्जी के लगभग उसमें से 50% जो सोर्सेज आपको देखने मिलेंगे वो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। सो बहुत सारी कंपनीज जिसके साथ यहाँ पर गुजरात ने टाई अप किया है, आप देखेंगे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में, चाहे आप ग्रीन एनर्जी की बात करें, ब्लू एनर्जी या ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें, उसका यहाँ पर ये उपयोग करते हुए आपको नज़र आएंगे। सो सबसे पहला सवाल आ जाता है आखिर ये हाइड्रोजन है क्या। देखिए हाइड्रोजन एक मोस्ट कॉमन एलिमेंट है जो आपको नेचर में देखने मिल जाएगा। ये एग्जिस्ट करता है ओनली इन द कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट्स और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स जैसे वाटर्स या ऑक्सीजन की सहायता से। इन जनरल अगर हम बात करें तो देयर आर नो नेचुरल हाइड्रोजन डिपॉजिट ऑन द अर्थ, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा दूसरे एलिमेंट्स के साथ और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू। ओके, देन आप इसके बारे में देख सकते हैं ये कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक और हाईली कॉम्ब्यूसिटेबल गैसियस सब्सटेंस होता है। अगर आप हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इट इज़ द लाइटेस्ट, simplest and the most abundant member of the family of chemical in the universe। ठीक है, अब क्योंकि इसके आगे एक प्रीफिक्स जुड़ जाता है ग्रीन, और ग्रीन प्रीफिक्स जुड़ने की वजह से ही ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन के आगे जैसे ही आप ग्रीन वर्ड जोड़ देंगे, ये कहीं ना कहीं हम ऐसे फ्यूल की बात कर रहे हैं जैसे फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जो मेजर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन है आज की डेट में, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द नेचुरल गैस थ्रू अ प्रोसेस नोन एज द स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग और एसएमआर। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप है हाइड्रोजन का जिसको प्रोड्यूस किया जाता है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो एक चीज़ याद रखिए कि जहाँ पर निकालने के लिए जो सोर्स जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्या वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, वो कितना टॉक्सिक है या कितना टॉक्सिक नहीं है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आप उसे ग्रीन की कैटेगरी में डालेंगे या नहीं। तो यहाँ पर जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो जब इसका एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है तो इसका जो एक्सट्रैक्शन किया जा रहा है थ्रू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर, आप देखेंगे जहाँ पर ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल होगा, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल होगा जैसे सोलर पावर, विंड पावर, और जब इसका एक्सट्रैक्शन ऐसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के थ्रू किया जाएगा तभी हम इस हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन बोलेंगे। सो इसका प्रोसेस क्या हो जाता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं they splits into hydrogen and oxygen and the hydrogen produces can be used as the clean and renewable fuel। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो इसका कोई कार्बन फुटप्रिंट आपको नहीं देखने मिलेगा। आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स इसे माना जा रहा है। अगर हम ऑर्गेनिक मैटर जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स या बायोमास की बात करें, दे आर यूज्ड
फॉर रिलीजिंग हाइड्रोजन थ्रू दी केमिकल प्रोसेस। यूज़ की बात करें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में, स्टील इंडस्ट्री में, हर जगह इनका यूज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पर एक टर्म और पढ़ी थी, डिफरेंट हाइड्रोजन के नाम आपने यहाँ पर देखे थे, तो समझ लेते हैं ये टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले हम ब्राउन हाइड्रोजन की बात करते हैं। जितनी भी गैसेस होती हैं दैट इज ऑलरेडी वाइडली यूज्ड एज एन इंडस्ट्रियल केमिकल इज आइदर ब्राउन इफ इट इज मेड थ्रू द गैसिफिकेशन ऑफ द कोल एंड लिग्नाइट। बस आपको इतना ही याद रखना है, जहाँ पर गैसिफिकेशन किया गया है कोल और लिग्नाइट का, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रे हाइड्रोजन की बात करें, अगर इसका इस्तेमाल किया जाएगा थ्रू द स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन विच टिपिकली यूजेस नेचुरल गैस एज द फीडबैक, नाइदर ऑफ दिस प्रोसेस इज एग्जैक्टली कार्बन फ्रेंडली, तब इसे हम ग्रीन हाइड्रोजन की कैटेगरी में डाल देते हैं। ब्लू हाइड्रोजन की बात करें, जहाँ पे गैस को प्रोड्यूस किया जाएगा बाय द स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन, मगर जो एमिशन होगा दे आर कर्टलाइज्ड यूजिंग कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, यहाँ पर आप इसे ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक चार्ट भी आप देख सकते हैं जो मैंने आपके लिए लगा दिया हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इस पूरी जो भी डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं आज की न्यूज़, इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे चैनल, टेलीग्राम चैनल राउज अकेडमी पर जा सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज़ नो चार्जेस फॉर इट। ओके, सो ये आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। चलिए ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट की अगर हम बात करें तो देखिए एक तो हार्मफुल एमिशन है इसका, जिसकी वजह से एक तरीके से आप देखेंगे कि ये रिन्यूएबल एनर्जीज़ का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है इसको प्रोड्यूस करने में, जैसे सोलर का, विंड एनर्जी का, जिसकी वजह से आप देखेंगे इसको जो यूज़ है वो आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी कर सकते हैं। सिंस इट इज़ अ क्लीन बर्निंग मॉलिक्यूल विच कैन बी डिकार्बोनाइज अ रेंज ऑफ सेक्टर इंक्लूडिंग आयरन, स्टील, केमिकल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। साथ ही अगर आप देखेंगे जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के सोर्सेज हैं, जो हमारा गोल है, जिसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा सहायता हमारे लिए करेगा। सो रिन्यूएबल एनर्जी जिसकी हम बात करते हैं, विच कैन नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड बाय द ग्रिड एंड कैन बी चैनलाइज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज बेसिकली अ क्लीन एनर्जी सोर्स जो एमिट होता है वाटर वेपर के थ्रू, और इसके बाद ये कोई भी रेसिड्यू एयर में नहीं छोड़ता, जैसे आप कोल या ऑयल की यहाँ पर बात कर लें। ठीक है, अब इसी को देखते हुए देखिए इंडिया में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसे हम बोलते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने अप्रूव किए हैं 19,744 करोड़ रुपीस फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जो इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाने के बारे में और ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करने के लिए मदद करेगा। स्क्रीन पर आप एक इमेज देख सकते हैं, अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, चलिए आगे अगर हम बात करें तो ये जो प्रोग्राम है इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है कि ये स्टेट करेगा, इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में, इनफैक्ट इसको एक्सपोर्ट करने के लिए भी। अगर हम इसकी बात करें, द मिशन के एम्स की बात करें, तो ये क्या करेगा, क्रिएशन करेगा ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन, या उससे जो भी उसके रिलेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं उनके लिए, डिकार्बोनाइजेशन के लिए काम करेगा एनर्जी सेक्टर में, और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा फॉर द इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज़। अब देखिए एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आ जाता है कि क्या एडवांटेजेस आपके पास क्या हैं ग्रीन हाइड्रोजन के। तो देखिए एक पहली चीज़ समझ लीजिए, इसको एक लॉन्गर पीरियड के लिए स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा ग्रिड स्टेबिलिटी आपको देखने मिलेगी। थर्ड मॉनेटरी बेनिफिट है, क्योंकि आप देखिए एक्सपर्ट्स का बोलना है दैट ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस एज बाय प्रोडक्ट लाइक 8 kg ऑक्सीजन यहाँ पे देखने मिलती है। 8 kg of oxygen is produced per 1 kg of hydrogen that can also be monetized by using it for industrial and medical application.
तो आपको देखिए इन्वायरमेंट भी यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। वहीं एक फ्लेक्सिबल कैरियर है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कोई खास यहाँ पर झंझट आपको नहीं देखने मिलेगी। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो क्या, देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग लीकेज रिस्क की बात की जा रही है। एक स्टडी हुई थी बाय द यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी, NR, मैं लिख देती हूँ इधर, NREL 2013। इन्होंने बोला था हाइड्रोजन इफेक्ट्स दी पाइपलाइन, अगर इसको ट्रैवल किया जाता है और इसके अप्लायंसेज में, तो ऑन द पाइपलाइन फ्रंट हाइड्रोजन एम्ब्रिबलमेंट कैन वीकन मेटल और पॉलीथिनाइल पाइप्स एंड इंक्रीज लीकेज रिस्क पर्टिकुलर इन दी हाई प्रेशर पाइप्स। सो यहाँ पर एक बस इससे रिलेटेड एक ही इशू देखने के लिए हमें मिल रहा है। अब एक और सवाल आ जाता है, इंडिया इतना ग्रीन हाइड्रोजन के लिए क्यों काम कर रहा है? देखिए पेरिस एग्रीमेंट 2015, इंडिया कमिटेड है अपनी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को ख़त्म करने के लिए, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया। 2021 में भी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज ऑफ ग्लासगो, उसमें भी इंडिया ने क्या टारगेट रखा था कि वो क्या करेगा, नेट ज़ीरो एमिशन की बात करेगा बाय 2070, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। ओके, हियर यू कैन रीड इट। अलॉन्ग विद दैट इंडिया का जो एवरेज एनुअल एनर्जी इम्पोर्ट बिल है विच इज़ मोर देन $100 बिलियन, इंडिया को इसे भी कट करने के बारे में यहाँ पर बात करना है। जैसे ही कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता जा रहा है, रिजल्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, और इंडिया ने अकाउंट किया है कि वो लगभग इंडिया 7% जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड बर्डन है वो इंडिया के ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो एनर्जी डिपेंडेंस होने की इंडिया यहाँ पर बात कर रहा है कि 2047 तक इंडिया एनर्जी डिपेंडेंस होना चाहता है, वो कहीं से कोई इंपोर्ट नहीं करेगा। इंपोर्ट नहीं करेगा तो आप देखिए ये $100 बिलियन जो है आपके, ये यहाँ पे सेव होंगे, इंडिजीनियस डेवलपमेंट को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं आप देखेंगे कार्बन इमिशन कम होगा और इंडिया एक रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ मूव कर जाएगा। सो दिस इज अबाउट दिस आर्टिकल। आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए मूविंग नेक्स्ट, बहुत अच्छा आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ, जो कि फुल स्ट्रेंथ कितनी है 34, वहाँ पर पहुँच चुका है एस CJI एडमिनिस्टर्स ओथ टू 2 न्यू जजेस। ठीक है, ये आप यहाँ पर नाम देख लेंगे, जो 2 जजेस आपको देखने मिल जाएंगे, आप उनके नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर, कहाँ पर आप याद रखेंगे, पार्ट 5 द यूनियन एंड द चैप्टर 6 द यूनियन जुडिशरी। आर्टिकल 1 to 4 से लेके आर्टिकल 147 जो कि आपको पार्ट 5 में देखने मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो डील करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, ज्यूरिसडिक्शन, ओनर एंड द प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देख लिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। देखिए पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बात कर रहा है आर्टिकल 1 to 4 क्लॉज 1 के बारे में, जो कि स्टेट करता है दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड until parliament by law prescribe a larger number of not more than 7 other judges। Then article 1 to 4 clause 2 जो स्टेट करता है दैट एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय whom, by the president, warrant under his hand and seal after consultation with such member of the judges of Supreme Court and the High Courts। बाद में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट इज कॉम्पिटेंट टू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ जजेस, अगर उनको लगता है यहाँ पर आवश्यकता है तो ये नंबर्स को यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखा 2009 की बात करी थी, इसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा विच इज़ मिसिंग फ्रॉम हियर, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है 31 से, ये 31 से स्ट्रेंथ आपकी हो जाएगी 34। तो जो लास्ट अमेंडमेंट आपको देखने मिलेगा एक नए बिल के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस बिल 2019, जहाँ पर आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है, जुडिशियल स्ट्रेंथ है, उसे 31 से 34 कर दिया गया इंक्लूडिंग दी CJI। ओरिजिनल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, इट वॉज फिक्स्ड विथ 8 जजेस, ठीक है, 1 चीफ जस्टिस एंड दी 7 अदर जजेस एंड द पार्लियामेंट इज ऑथोराइज टू रेगुलेट दैम। ठीक है, चलिए
आगे अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की, तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। सीजेआई यहाँ पर अपॉइंट होता है बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट एज ही डीम्ड नेसेसरी। लेकिन अदर जजेस का क्या? सो जो अदर जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजेआई। इट इज़ वेरी मच क्लियर एंड वेरी मच ईजी, आई गेस आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अगर हम इनके देखिए अपॉइंटमेंट की बात करें या क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसको भी समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट को लेके आप देखेंगे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं हमेशा। आई वुड रादर सजेस्ट यू कि आप अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेकर आप कॉलेजियम सिस्टम, फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस एंड थर्ड जज केस को यहाँ पर प्लीज़ पढ़ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए हम बेसिक्स पर आ जाते हैं, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। देखिए अब आपको बात करनी है क्वालिफिकेशन की। ठीक है, अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी पर्सन दे हैज़ टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। कौन कौन सी? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में ये जज होने चाहिए लगभग कब तक के लिए, और हाई कोर्ट के सक्सेशन का ये पार्ट बनेंगे फॉर दी 5 years, या फिर ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, फॉर 10 years। ध्यान से समझते चलिए, जज हूँ हाई कोर्ट के तो 5 साल, एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में या तो ये आपको देखने मिलेगा 10 साल, एंड ही शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत जो हम शब्द यहाँ पर बोलते हैं उसी के थ्रू इन्हें अपॉइंट किया जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कुछ बात की जा रही है एज बार की? सो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे अगर देखिए हम ओथ या अफर्मेशन की बात करें तो एक चीज़ और समझ लीजिए, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक and subscribe to an oath affirmation before the whom? Obviously before the president or some other person appointed by him for his purpose. Oath of a judge of the Supreme Court so as to bear true faith and allegiance to the Constitution of India etc etc। आप उसको कहीं पर जाकर पढ़ लीजिएगा। टेन्योर की बात करें तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अगेन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाउएवर आप यहाँ पर देखेंगे देयर आर सर्टेन प्रोविजंस जिनको यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करेगा जब तक वो 65 साल की उम्र को यहाँ पर अटेन नहीं कर लेते। अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है उनकी एज से रिलेटेड या डिटरमाइन किया जाना है इस तरीके की कोई अथॉरिटी, तो इसके बारे में जो अधिकार क्षेत्र दिए जाते हैं वो आ जाते हैं पार्लियामेंट के पास। क्या ये अपनी इच्छा अनुसार रिजाइन कर सकते हैं? यस, ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं, साथ ही इम्पीचमेंट के द्वारा भी इन्हें हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? अगेन जिसने अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट ही कैन बी रिमूव्ड। रिमूवल की बात करें अगर हम तो जो जज है सुप्रीम कोर्ट का दे कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस। ऐसा कहीं नहीं है कि उन्हें रिमूव नहीं किया जा सकता है। जैसे ही प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इस तरीके का यहाँ पर रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। सो ये जो एड्रेस यहाँ पर किया जाएगा इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी फर्स्ट थिंग। कितने हाउसेस के द्वारा? दोनों हाउसेस के द्वारा। ठीक है, जो टोटल मेंबर्स हैं दे शुड नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो यहाँ पर जो ग्राउंड है रिमूवल का वो क्या बन जाएगा? देखिए मिसबिहेवियर हो सकता है, इनकैपेसिटी भी हो सकती है। सो आज तक के डेट में क्या ऐसा कहीं पर हुआ है? देखिए नहीं, नो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन इम्पीच सो फार। हालांकि इम्पीचमेंट मोशन यहाँ पर लाया गया था फॉर द जस्टिस वी रामास्वामी इन 1991, 1993 एंड जस्टिस दीपक मिश्रा इन 2017 एंड 18। ठीक है, बट देयर वर डिफीटेड इन द पार्लियामेंट और इस तरीके की कोई इशू आगे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अगर हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, तो इसको आप देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात की जा रही है आर्सेनिक एक्सपोजर की, जिसकी वजह से कॉग्निटिव एबिलिटी में एक डिसफंक्शन देखने के लिए मिलेगा। देखिए रिसेंटली एक स्टडी की गई है जहाँ पर पता चला है जो अगर आर्सेनिक से आप लगातार कांटेक्ट में आते हैं तो इसके बहुत ज़्यादा
ना ही सिर्फ आपको एनवायरमेंटल बट बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट इम्पैक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं, स्पेशली इन दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन दी यंग पीपल। रिसेंटली एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि जो ग्रे मैटर है, मतलब ब्रेन का वो टिश्यू दैट इज़ वाइटल फॉर द कॉग्निटिव फंक्शन, वो यहाँ पर वीकर कनेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है। और जो जैसे जैसे इसको नोटिस किया गया तो इसका एक सबसे बड़ा रिजल्ट सामने आया विच इज़ दी क्रॉनिक एक्सपोजर विद द आर्सेनिक। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिए इसको। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पर आपको एक मैप दिखाई दे रहा है भारत का। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर ग्राउंड वाटर में आर्सेनिक आज की डेट में जा चुका है और पूरी क्षेत्रों को इसने कंटैमिनेट कर दिया है। स्पेशली अगर आप इस बेल्ट को देखेंगे, कौन से बेल्ट की बात कर रही हूँ मैं, बात कर रही हूँ जहाँ पर रेड मार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और असम। आज की डेट में ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्सेनिक फूड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फूड के अलावा आपको ग्राउंड वाटर देखिए, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन का लेवल जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक क्या है, तो देखिए एक ओडरलेस, टेस्टलेस और मेटेलॉइड है जिसको फाउंड किया जाता है अर्थ के क्रस्ट में। ये हाई कंसंट्रेशन में देखने के लिए मिल जाता है आपको अर्थ के क्रस्ट में, और ग्राउंड वाटर में बहुत सारी जगह पे ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ये ग्राउंड वाटर में मिलता है ये इसको क्या कर देता है, कंटैमिनेट कर देता है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इट इज़ 33। सिम्बॉल की बात करें तो इसे AS सिंबल से यहाँ पर डिनोट किया जाता है। नेम आर्सेनिक है। एटॉमिक वेट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उसको भी बता देती हूँ, इट इज़ 74.921595। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। और फिजिकल स्टेट की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको इसका स्टेट देखने मिलेगा। चलिए आगे समझ लेते हैं। आप एक देखिए फूड चेन को इसने बहुत बुरे तरीके से कंटैमिनेट किया है। आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा, लेट मी राइट इट हेयर, ओके, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आर्सेनिक जो है आपको वो सबसे ज़्यादा 3 फूड्स में दिखाई देगा, 3 क्रॉप्स में दिखाई दे जाएगा आपको, राइस, व्हीट एंड पोटैटो। ठीक है, वहीं इसके अलावा आप देखिए कंटैमिनेशन जो ग्राउंड वाटर में है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक चार्ट में देखा। तो ग्राउंड वाटर कंटैमिनेशन हो रहा है जब इसका इस्तेमाल हमारे फार्मर्स करेंगे अपनी फील्ड्स को जैसे ही ये यहाँ पर इरीगेट करेंगे उसकी वजह से जो फूड यहाँ पे ग्रो होगा वो भी कंटैमिनेट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप समझिए जो आपकी पूरी फूड चेन है वो यहाँ पर ख़राब होती हुई आपको नज़र आ जाएगी। तो आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर WHO ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है गाइड वैल्यू ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर। ठीक है, इन्होंने बोला है द फूड हैड मोर आर्सेनिक कंटेंट देन द ड्रिंकिंग वाटर। पहली चीज़ समझ लीजिए, इवन व्हेन आर्सेनिक लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर वाज अबव द प्रोवाइडेड गाइडलाइन ऑफ 10 माइक्रोग्राम्स पर लीटर, उससे भी ज़्यादा आपको ये यहाँ पर फूड में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या फूड में, रॉ फूड में देखने के लिए मिल जाएगा, तो देखिए नहीं। एक और बड़ी चौंकाने वाली बात आप समझ लीजिए, जो कॉन्सेंट्रेशन है आर्सेनिक का वो कुक्ड राइस में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा कंपैरेटिव टू दी रॉ राइस। तो एक तो फूड चेन आपकी यहाँ पर कंटामिनेट हो चुकी है पूरी तरीके से। अब अगर हम आर्सेनिक पॉइजन की बात करें कि इसके इम्पैक्ट आपको क्या देखने मिलेंगे, तो देखिए जैसे ही ह्यूमन बॉडी में जाता है, चाहे आप पानी आपका कंटेमिनेट हो गया, वो ड्रिंकिंग वाटर पियेंगे, अगर आप ग्राउंड वाटर पी रहे हैं तो चांसेस आर हायर। देन जो खाना आप खा रहे हैं वो भी कंटेमिनेट हो चुका है आर्सेनिक से। तो इसी को जो आर्सेनिक पॉइजन है इसको एक टर्म दिया गया है विच इज़ आर्सेनीशियस। ठीक है, ये एक मेडिकल वर्ड है जो आर्सेनिक पॉइजनिंग को दिया जाता है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ आर्सेनिक जब आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है उससे ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके जो हेल्थ इम्पैक्ट है वो आप देखिए,
जो एसेंशियल एंजाइम्स हैं बॉडी में वो बनना बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो मल्टी ऑर्गन फेलियर्स होता है और आपको डेथ देखने मिल सकती है। अगर किसी व्यक्ति का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है इससे, तो क्या होगा, देखिए अगर वो लगातार कंटामिनेटेड वाटर यहाँ पे पीते रहेंगे या खाना खाते रहेंगे तो उससे उनको कैंसर, स्किन लीजन्स हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज हो सकती हैं, डायबिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर बच्चों में इस तरीके के उनके अर्ली डेवलपमेंट में अगर उनका जो एक्सपोजर है वो ग्राउंड वाटर, कंटामिनेटेड ग्राउंड वाटर वगैरह सब हो जाता है, तो आप देखेंगे उनके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो खराब हो जाता है और यंग अडल्ट्स की डेथ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियस है ये पूरा का पूरा मुद्दा। क्या स्टेप्स लिए गए हैं, देखिए अंडर द एजेंडा ऑफ 2030 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पर सेफ मैनेज ड्रिंकिंग वाटर की बात की जा रही है। इसीलिए गवर्नमेंट का जो पूरा फोकस है वो ग्राउंड वाटर से हटा के उन्होंने रख दिया है कि आप टैप वाटर का यूज़ करिए। और इसीलिए देखिए जल जीवन मिशन को लेकर आया गया था, जिसने 2024 तक डिसाइड किया है कि वो सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर को हर घर में पहुंचाएगा थ्रू द टैप कनेक्शन। अब आप समझ सकते होंगे कि टैप कनेक्शन की बात यहाँ पर क्यों की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे ट्रीटेड वाटर को पहुंचाया जाएगा रादर देन दी कंटेमिनेटेड वाटर, ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आज का आखिरी आर्टिकल देख लेते हैं। बात की जा रही है एसडीजी प्रोग्रेस और भोपाल के वीएलआर मॉडल के बारे में। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड जीएस पेपर 2 गवर्नेंस। देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली भोपाल बन चुका है पहली ऐसी सिटी इंडिया में जिसने ज्वाइन किया है ग्रोइंग ग्लोबल मूवमेंट ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहाँ पर ये रिलीज़ करेगा अपनी वॉलेंटरी लोकल रिव्यू, ठीक है। 2015 की बात अगर हम करें तो लगभग 193 मेंबर स्टेट्स जो यूनाइटेड नेशंस के हैं उन्होंने एक एजेंडा यहाँ पर अडॉप्ट किया था फॉर द 2030, जिसको ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। और यहाँ पर लगभग 17 एसडीजीज़ को टारगेट किया गया था कि यहाँ पर इन्हें अचीव करना है। और एक एक्शन प्लान की बात की गई थी विच इज़ द ट्रिपल पी मॉडल, द प्लानट, द पीपल एंड द प्रॉस्पेरिटी। और उसी में भोपाल यहाँ पर पहली ऐसी सिटी बनकर आ गया है जिसने क्या किया है, आप देखेंगे वीएलआर खुद की एक वीएलआर रिपोर्ट के लिए यहाँ पर ये काम करेगा। अब देखिए जब हम वीएलआर की यहाँ पर बात करें तो भोपाल का जो वीएलआर है ये कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन की बात दिखा रहा है बिटवीन दी भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, United Nation Habitat and the collective of over 23 local stakeholder। यहाँ पर लगभग 56 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट किया गया है, लाइक पीपल से रिलेटेड, प्लानट से रिलेटेड एंड प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रखा गया है कि एक ऐसा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेजिलियंस यहाँ पर बनाना है जहाँ पर एसडीजीज़ जो है उनको मैप आउट किया जा सके। वीएलआर की जब हम बात करते हैं तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि दे हैव टू बी पैरप्रोगेटिव, रादर आपको क्या हो सकता है एक लोकल गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इनके रिप्रेजेंटेशन के बिना आप पीपल्स, जो 3 गोल में से हम पीपल की यहाँ पर बात कर रहे हैं वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, सो आई होप आपको एसडीजीज़ के सारे गोल पता हूँ। इंडिया उसके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। रिसेंटली लैंडसेट की एक रिपोर्ट भी आई थी अकॉर्डिंग टू विच इंडिया नॉट on the target of 19 of the 33 SDGs indicator of the United Nation, which is more than 50% of the indicator। अब VLR रिपोर्ट्स यहाँ पर क्या होती हैं, देखिए इसको इस तरीके से समझ लीजिए। जो VLR है यहाँ पर ये अपना अपना एक एक्शन प्लान बताते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट किस तरीके से काम कर रही है, क्या गोल हैं जो अभी तक उन्होंने अचीव कर लिए हैं, क्या ऐसे गोल हैं जो इन्होंने अचीव नहीं किए हैं, और व्हाट नीड टू बी डन, ठीक है। सो ये आप एक चीज़ यहाँ पर समझ लेंगे। इतना ही है जो आपको इस आर्टिकल में देखना है, साथ ही आप एसडीजीज़ गोल के बारे में भी देख सकते हैं। सो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। प्लीज फॉलो अस ऑन Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.